नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ वर्षा सिंह और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में आपदा और उसके प्रबंधन के मुद्दे पर। मानसून अपने साथ कई तरह की आपदाएं लेकर आता है। तेज बारिश के साथ ही बाढ़, नदियों का जलस्तर बढ़ना, भूस्खलन, मलबा आना सड़कों पर, सड़कों का बंद होना, इस तरह की घटनाएं हर साल ही होती हैं। उत्तराखंड इस समय भी इस तरह की आपदाओं से जूझ रहा है। पिथौरागढ़ में भारी बारिश से कई गांवों में नुकसान हुआ है, मौतें हुई हैं। ऐसी स्थिति में, ऐसे हालात में आपदा प्रबंधन बेहद अहम होता है। तो आपदाओं की स्थिति में किस तरह से आपदा प्रबंधन पर हम काम करते हैं, किस तरह से लोगों को तत्काल मदद पहुंचाने की कोशिश की जाती है, इस पर ही आज हम बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिशासी निदेशक पीयूष रौतेला जी। तो पीयूष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार जी। तो अभी जिस तरह, अगर मैं पिथौरागढ़ से ही बात शुरू करूं कि एक बार फिर से मानसून के साथ ही जब तेज बारिश शुरू होती है, भूस्खलन हर बार की तरह है, हर बार की तरह स्थितियां हैं। हर बार, पिछले साल भी ऐसा हुआ था, इस बार भी इस तरह की स्थिति है। तो किस तरह हम आपदा प्रबंधन के लिए, ताकि लोगों को कम से कम नुकसान पहुंचे, उसके लिए हम किस तरह काम करते हैं? विशेष रूप से पहाड़ों में बरसात के मौसम में कुछ आपदाओं का होना आम बात है, जिनमें भूस्खलन एक है जी। और भूस्खलन के साथ साथ इस मौसम में त्वरित बाढ़, बादल फटना, इस तरह की घटनाएं अमूमन हर साल होती हैं और इसके कारण काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हताहत होते हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त होता है, उसी के साथ जनधन की हानि होती है। तो इसे यथासंभव कम करने के लिए सबसे पहले हम आपदा प्रबंधन में जन जागरूकता की बात करते हैं। लोगों को किस तरह के खतरे उनके ऊपर आसन्न हैं, किस तरह की आपदाओं की वो चपेट में आ सकते हैं और उससे बचने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, वो लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। हम लोगों को प्रशिक्षित करते हैं कि आपदा के समय अगर कोई क्षति हो जाए, कोई व्यक्ति चोटिल हो जाए तो उसे किस तरह से बचाया जाए, किस तरह से उनको उपचार दिया जाए, प्राथमिक चिकित्सा की जाए, किस तरह से आपदा की सूचना बाहर दी जाए। उसी के साथ साथ हम रोकथाम की बात करते हैं जी। कि आपदा से पहले किस तरह से कुछ उपाय करके आपदा के प्रभावों को कम किया जा सके या रोकथाम की जा सके। उसी के साथ साथ हम अपनी योजनाएं बनाते हैं, अगर आपदा हो जाए तो उसके बाद क्या किया जाएगा और आपदा का सामना करने के लिए किस तरह के हमें उपकरणों की ज़रूरत है, मानव संसाधन किस तरह का होना चाहिए। उसी तरह हमने जैसे SDRF अपने वहाँ बनाई है, लोगों को प्रशिक्षित किया है। और आपदा के बाद हर किसी की ये कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानें बचाई जा सकें, लोगों को तत्काल राहत मिले। तो उसके लिए जितनी जल्दी हम या प्रशिक्षित लोग घटनास्थल तक पहुँच पाएंगे, लोगों को निकाल पाएंगे, तो उतने ही ज़्यादा जानें बचाई जा सकती हैं। तो यही सब कार्य हम आपदा प्रबंधन में निरंतरता में करते हैं। तो जैसे कि इस समय अगर हम बात करें तो मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी किया हुआ है, ये जो 3 दिन है, आज से लेकर 3 दिन तक, कि कुछ कुछ जगहों पे कहाँ पर है, किन किन ज़िलों में, उसके लिए भी एक बताया गया है कि इन ज़िलों में भारी बारिश हो सकती है, नुकसान हो सकता है, अलर्ट रहने की बात है। तो जब मान लीजिए कि मौसम विभाग ने हमें पहले से ही एक तरह से सावधान कर दिया है, चेतावनी दे दी है, इस सूरत में हम किस तरह का, सुरक्षा के लिहाज से किस तरह के उपाय करेंगे? आपने चेतावनी की बात की, तो चेतावनी की 3 चीज़ें हैं जी। एक है कि कहाँ पे घटना घटित होने वाली है, कब घटित होने वाली है और कितनी बड़ी घटना घटित होगी। जितनी ज़्यादा और अच्छी जानकारी हमें इन तीनों पक्षों की होगी, उतना बेहतर हम काम कर सकते हैं। अगर कोई हमसे बोले कि कल देहरादून में 7 परिमाण का या 7 रिक्टर स्केल पे 7 का भूकंप आने वाला है, तो शायद हम देहरादून की आबादी को कल तक यहाँ से कहीं और ले जाने की बात करें। परंतु जिस तरह के मौसम के पूर्वानुमान हमें मिलते हैं, आपने कहा कि 5 जनपद हैं, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, देहरादून, उत्तरकाशी, इनमें अगले 3 दिनों में कुछ स्थानों पे भारी बारिश हो सकती है। वो कौन से स्थान होंगे जहाँ पे एक्चुअली बारिश होगी, वो हमें पता नहीं होता है। परंतु जब भी हमें इस तरह की चेतावनी मिलती है तो हमारे जितने भी रिस्पॉन्डर्स हैं, चिकित्सा कर्मी हैं, पुलिसकर्मी हैं, SDRF है, उनको हम हाई अलर्ट पे रखते हैं 24 घंटे, ताकि
कभी भी कोई सूचना मिले तो वहाँ पे उनको प्रस्थान किया जा सके, जल्दी से जल्दी जा सकें। उसी के साथ साथ कुछ हमारे चिन्हित क्षेत्र हैं जहाँ पे हर बार लैंडस्लाइड या इस तरह की चीज़ होती हैं, तो वहाँ पर पूरी बरसात में हम अर्थ मूवर्स या जेसीबी प्री डिप्लॉय करते हैं, ताकि अगर वहाँ पे लैंडस्लाइड होता है तो जल्द से जल्द रास्ता खोला जा सके, जो लोग हैं उनको कम से कम असुविधा का सामना करना पड़े जी। तो इस तरह की तो जो ये अभी चेतावनी मौसम विभाग जारी करता है, जो अलर्ट जारी करता है, तो वो काम में आता है? आपको लगता है कि उससे हमको सुविधा मिलती है? हम नहीं, कुछ ना कुछ आपको, मतलब आप पूरी बरसात अलर्ट में रहते हैं, जब आपको चेतावनी मिलती है तो वो आपकी अलर्ट का लेवल या बढ़ जाता है। आप अपने लोगों को बता सकते हैं कि अगले 3 दिन तक कोई छुट्टी पे नहीं जाएगा, कोई बाहर नहीं जाएगा, या लोगों को बता सकते हैं कि नदी नालों के किनारे जो लोग रह रहे हैं वो सावधान रहें, पानी का जल स्तर बढ़ता है तो वो अपने घर से दूर चले जाएं। तो इस तरह की जानकारी, जैसे अगर हम पिथौरागढ़ को ही एक एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में रख लें कि लगातार बारिश हुई, 2-3 रोज़ में नुकसान हुआ, शनिवार को भी हुआ, रविवार को भी हुआ, तो उस सूरत में मतलब जब नुकसान होगा उसके बाद के उपाय हम कर पाएंगे जो अभी स्थिति है, या हम कुछ ऐसा भी कि लोगों को अलर्ट करें, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेज सकें, या चिन्हित करें कि ये इलाके संवेदनशील हैं इस लिहाज से? जिस तरह का आपने देखा होगा चक्रवात की जो साइक्लोन है, जो उसकी जो वार्निंग होती है आज के समय में, वो वार्निंग बड़ी पिन पॉइंटेड है। आपको किस स्पीड से आएगा, कहाँ पे एग्जैक्ट लैंडफॉल होगा, किस समय लैंडफॉल होगा, वो सब जानकारियां रहती हैं। तो जैसा आपने पीछे उड़ीसा में देखा होगा, दूसरी जगहों पे लाखों की तादाद में लोगों को इवैक्यूएट पहले कर देते हैं लैंडफॉल से। परंतु हमारी जो आपदाएं इस क्षेत्र में आती हैं, उसके लिए एग्जैक्ट टाइम का और स्थान का बता पाना वर्तमान स्थितियों में संभव नहीं है। तो यहाँ पे जैसे हम कहें कि पहले से इवैक्यूएट कर दें, तो वो संभव शायद नहीं है वर्तमान स्थितियों में। परंतु एहतियात आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि लैंडस्लाइड से पहले कौन कौन से परिवर्तन, कौन कौन से चिन्ह आपको प्रकृति में दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है कुछ दरारें हों, कुछ आपके पेड़ पौधे टिल्ट हो जाएं, कहीं पे पानी का स्रोत एकदम से बंद हो जाए या खुल जाए, तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। या फिर कई बार ऊपरी क्षेत्र में माना भूस्खलन होता है, उसकी वजह से नदी का प्रवाह एकदम से कम हो जाता है। तो उसका तात्पर्य यह है कि कुछ समय बाद ब्रीच अगर होती है तो बहुत ज़्यादा पानी अचानक आपके पास आएगा, तो आप जो नदी के नज़दीक लोग रह रहे हैं वो दूर चले जाएं। तो उस तरह की अगर जागरूकता रहती है तो काफ़ी जानें बचाई जा सकती हैं। और जिस तरह से भूस्खलन की बात है, तो भूस्खलन ज़्यादातर स्थितियों में उन स्थानों पे होता है, एक स्थान पे बार बार होता है। तो जो स्थानीय लोग हैं ज़्यादातर स्थितियों में उनको पता रहता है कि कहाँ पे लैंडस्लाइड होने की संभावना है, और वो सतर्क भी रहते हैं। जान माल की क्षति ज़्यादातर उन स्थितियों में होती है जहाँ पे नया भूस्खलन सक्रिय हो, जिससे लोग एकदम अनअवेयर होते हुए उसकी चपेट में आ जाते हैं। तो आपने कहा कि हम लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं कि अगर इस तरह की आपदाएं आ जाएं तो किस तरह से हम अलर्ट हो जाएं, किस तरह से अपनी सुरक्षा कर सकें। तो ये ट्रेनिंग किस तरह दी जाती है कि जो गांव तक लोग हैं, जो वाकई में विक्टिम होते हैं, वो अपनी सुरक्षा कर सकें? हम बेसिकली सर्च, रेस्क्यू और जो आपदा प्रबंधन है उसका 10 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्राम स्तर पे चलाते हैं जी, जिसमें कि गांव के जो महिला मंगल दल है, युवक मंगल दल है, एक्स आर्मी पर्सनल हैं, आशा, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं और वॉलंटियर्स जो हैं, उनको ये बताते हैं कि किस तरह की आपदा आपके ऊपर आ सकती है, किस तरह से आपदा आने पे आप लोगों को बचा सकते हैं, आपदा की सूचना बाहर दे सकते हैं, आपके पास जो स्थानीय संसाधन हैं उनका उपयोग करके किस तरह से आप स्ट्रेचर बना सकते हैं, किस तरह से आप मरहम पट्टी कर सकते हैं, या कोई हड्डी वगैरह टूट जाए तो किस तरह से खपच्चियाँ बांध के ले जा सकते हैं। अगर बैकबोन वगैरह में किसी के चोट लगे तो उसको ज़्यादा हिलाएं डुलाएं नहीं, इधर उधर ले जाने की कोशिश ना करें, और किस तरह से अपनी सूचना बाहर भेजें, बताएं कि किस तरह की आपको आपदा के बाद आवश्यकताएं हैं, नीड्स असेसमेंट किस तरह से करें। तो उस सब की ट्रेनिंग हम 10 दिन में देते हैं, और इस तरह की ट्रेनिंग से हमने अब तक करीब 16,000 के करीब लोग पूरे राज्य भर में ट्रेन किए हुए हैं, जिनकी सूची हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध है।
ये लोग जो हैं फिर अपने गांव में लोगों को बताते होंगे, जागरूक करते हैं। ठीक है। और आपने बताया कि सूचना की तो बात है, मुझे लगता है कि जब इस तरह की आपदा की परिस्थितियां होती हैं या जो ये पूरा 2-3 महीने होते हैं तो सूचना बहुत अहम होती है कि सही समय पर हमको जानकारी मिल जाए कि यहाँ पर जैसे आजकल कहते हैं हम बादल फटना, पर मानते नहीं कि वो बादल, क्योंकि उसके अलग तरीके हैं वो कहने के, या तेज़ बारिश हुई है तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सही समय पर पहुंचे, क्या इसके लिए भी कुछ अलग से किया जाता है कि गांव में अगर कोई घटना घटी तो तुरंत उसकी जो जिला प्रशासन है वहां तक सूचना पहुंच जाए? कुछ क्षेत्र हमारे राज्य में इस तरह के हैं जो रोड हेड से बहुत दूरी पे हैं, बिल्कुल 2-2, 3-3 दिन चलना पड़ता है, और कई ऐसे क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क भी नहीं मिलता है। तो उन क्षेत्रों से सूचनाएं आने में कई बार विलम्ब हो जाता है, देरी हो जाती है। तो ऐसे क्षेत्रों में राज्य सरकार के द्वारा जो सैटेलाइट आधारित फ़ोन हैं, पहले जो DSPT हुआ करते थे, उन्हीं फ़ोन का अभी नया प्रारूप आया है सैटेलाइट बेस। तो 250 ऐसे गांवों में हमारे द्वारा वो सैटेलाइट फ़ोन्स दिए गए हैं। साथ ही जनपद प्रशासन को भी तहसील स्तर तक सैटेलाइट फ़ोन उपलब्ध करवाए गए हैं, ताकि अगर किसी वजह से माना बड़ा भूकंप आता है या इस तरह की चीज़ें होती हैं, जबकि आपका नॉर्मल मोबाइल या टेलीकॉम सर्विस काम ना करे, तब भी आप अपनी सूचनाएं पहुंचा सकें, सूचनाओं का आदान प्रदान सुचारू रूप से हो। तो उसके लिए इस तरह की व्यवस्था की गई है। तो ऐसी कॉल्स आई इस दौरान, ऐसा लगा कि लोगों ने इस्तेमाल किया? हाँ, कई बार, मतलब बेसिकली जैसे पिथौरागढ़ में हो रहा था तो वहाँ के ग्राम प्रधान के द्वारा सबसे पहले बताया गया कि हमारे वहाँ इस तरह की घटना हो गई है जी। 11 के करीब लोग हमारे वहाँ लापता हैं। तो ये मतलब ज़्यादातर स्थितियों में ग्राउंड लेवल से ही पता चलता है, क्योंकि सरकारी अधिकारी या सरकारी कार्मिक हर जगह हर समय उपलब्ध शायद ना रहता हो, नहीं रह सकता है, वो संभव नहीं है, वो संभव नहीं है। तो वो ये है कि सूचना समय पर पहुंचे और जो रिस्पांस टाइम है उसको कम करने के लिए हम किस तरह से काम करें। नहीं, ज़्यादातर स्थितियों में क्या होता है, जैसे हम आपदा की बात कर रहे हैं, उसमें बरसात में आपने कहा कि इस तरह की आपदाएं आती हैं, और बरसात में ज़्यादातर स्थितियों में रोड नेटवर्क हमारा कहीं ना कहीं बाधित हो जाता है, लैंडस्लाइड की वजह से, बाढ़ की वजह से, और मौसम की स्थितियां इस तरह रहती हैं कि आप एकदम से ये नहीं कह सकते कि हम चॉपर कर लेंगे, चॉपर से चले जाएंगे, तो कई बार वो भी बाधित रहता है। तो इसीलिए हमारा जो फोकस है वो ये है कि जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, सबसे पहले जो रिस्पॉन्स करेगा वो आपके पड़ोस वाला हो सकता है, पड़ोस के गांव से हो सकता है। तो वहाँ पर अगर लोग प्रशिक्षित हैं, उन्हें पता है कि हमें आपदा के बाद किस तरह लोगों को खोजना है, किस तरह बचाना है, किस तरह मरहम पट्टी करनी है, तो हम ज़्यादा लोगों को मदद पहुंचा सकते हैं। मगर जो ये प्रोसेस है जो हम कहते हैं तो ये वाकई में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब ऐसी घटना होती है क्या वाकई में लोग इस तरह से रिएक्ट कर पाते हैं? वो एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे मतलब बचाव के लिए कर पाते हैं? नहीं, बेसिकली जैसा पूर्व में भी कई बार आया है, लोग कहते हैं कि जो हम नॉर्मली भी होता है, आपका मेरा एक्सीडेंट हो जाए, रोड एक्सीडेंट होता है, एकदम से हम दोबारा गाड़ी चलाने की स्थिति में नहीं होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि शॉक लगा, या अगर आपदा बहुत बड़ी होती है जैसा कि केदारनाथ में हुआ था, तो आदमी जिसने उसे देखा है वो एक ट्रॉमा की स्टेट में रहता है। तो उन बड़ी आपदाओं में सचमुच जो आदमी वहाँ पे उपलब्ध है वो एकदम से रिएक्ट पॉजिटिवली नहीं कर पाता है। परंतु जो छोटी घटनाएं होती हैं, गांव के आसपास हो रही हैं, उसमें ज़रूर जो प्रशिक्षित लोग हैं, विगत में उन्होंने बहुत अच्छा कई जगह काम किया है। और आपदा हो या ना हो, हमारी अगर हमें सही जानकारी है तो हमारे घर में, पास पड़ोस में जो दुर्घटनाएं होती हैं, जैसा हम कहते हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे वहाँ लोग ऐसे हैं जिन्हें बचाया जा सकता है, जो मर जाते हैं, वो हार्ट अटैक की वजह से हो, दूसरी जगह से हो। तो आम आदमी हमें CPR किस तरह से देना है, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन किस तरह से है, क्या करें क्या ना करें, वो हमें कई बेसिक चीज़ें पता नहीं रहती हैं। और हम अपने घरों में भी, आपका घर हो मेरा घर हो, हम लोग फर्स्ट एड बॉक्स नहीं रखते हैं, आम ज़रूरत की दवाइयाँ नहीं रखते हैं। जिसने फर्स्ट एड बॉक्स रखा हुआ है उसने कब दवाइयाँ उसमें बदली वो सब पता नहीं रहता है। हमारे घर में वो जो छोटी छोटी सावधानियाँ हैं जिसकी वजह से मुश्किलें बड़ी हो जाती हैं।
तो और ये जो हमारे राज्य के साथ समस्या है कि जो वो दुर्गम परिस्थितियां हैं, भौगोलिक परिस्थितियां हैं, तो मान लीजिए कि जैसे हम लोग अभी बात भी कर रहे थे कि किसी ऐसे गांव में जहां तक पहुंचना आसानी से संभव नहीं है, सड़क मार्ग संभव नहीं है, उन हालात में किस तरह से काम करता है आपदा प्रबंधन विभाग? नहीं, बेसिकली जब तक आदमी फिजिकली नहीं पहुंचेगा जी, आजकल मतलब जिस तरह से है, आपको आपदा के बाद माना कंपनसेशन देना है या लोगों को मुआवजा देना है, सहायता पहुंचानी है, तो कहीं ना कहीं स्थिति का मतलब जो जगह पर जाके आकलन करना जरूरी रहता है। तो हमारा राजस्व विभाग इसका आकलन करता है और निश्चित आपने जैसा कहा कि कोई माना क्षेत्र 2 दिन की दूरी पे है, 2 दिन पैदल चलना पड़ता है, तो निश्चित ही आदमी को जाने में 2 दिन लगेगा, फिर वापस आने में हो सकता है 1-1.5 दिन लगे। तो उसकी वजह से कई बार रिस्पांस में लोगों को सहायता मिलने में विलम्ब हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग मतलब जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वहाँ पे जो आवश्यक आपूर्तियाँ हैं, खाद्य आपूर्ति है, केरोसिन है, दूसरी चीज़ है, उसका इस अवधि में विशेष रूप से मानसून अवधि और जाड़ों में जब बर्फ़ पड़ती है उससे पहले इन सब का हम पर्याप्त मात्रा में भंडारण कर लेते हैं, ताकि अगर कोई किसी वजह से रास्ता बंद हो जाए या बाहर से मदद ना आ पाए तो लोगों को किसी चीज़ की कमी ना हो, उनका दैनिक जीवन सुचारू रूप से चलता रहे। जैसा मैंने कहा, दूर दराज के ऐसे क्षेत्रों में हमने सैटेलाइट फ़ोन्स दिए हुए हैं, तो अगर कोई घटना होती है तो कम से कम वो अपने तहसील मुख्यालय में, जिला मुख्यालय में बता दें। अगर मौसम ठीक रहता है तो उनको हम चॉपर मतलब बेसिकली मानसून अवधि में आपदा प्रबंधन विभाग ऑन होल्ड रखता है। अगर मौसम साफ रहता है तो चॉपर के माध्यम से मदद पहुंचाई जा सकती है, सर्वे के लिए, बचाव के लिए टीमें भेजी जा सकती हैं, कुछ चीज़ की कमी होती है तो वो भेजा जाता है। और क्या ऐसा है कि इस बार चूंकि कोरोना की वजह से अलग तरह के हालात हैं, बहुत सारे जो क्वारंटीन सेंटर बन गए हैं, जो स्कूल है, जो पहले शेल्टर हाउस की तरह, मान लीजिए किसी के कुछ घरों में मलबा चला गया है, अब वहाँ पे लोग जो बचे हुए लोग हैं उनको शिफ्ट करना है कहीं पर, तो कोरोना की वजह से भी कुछ मुश्किल हो रही है इस तरह? नहीं, कोरोना ने हम सभी के जीवन में कई नए चैलेंजेस उत्पन्न कर दिए हैं। पहले हमारा होता था कि आपने कहा कि यहाँ पे खतरा है, इस स्थान से मैं लोगों को लेके यहाँ आ जाता हूँ। वो सुरक्षित स्थान स्कूल हो सकता है, पंचायत घर हो सकता है या दूसरी चीज़ हो सकती है। आज मुझे इन लोगों को यहाँ लाने के साथ ये भी सुनिश्चित करना है कि सोशल डिस्टेंसिंग ठीक तरह से हो, लोग एक जगह क्राउडेड ना हो, जो हमारे बचाव कर्मी जा रहे हैं वो भी इस तरह से जाएं कि वो संक्रमित ना हो। तो ये एक नया चैलेंज है जिसको हम SOPs वगैरह हमने बनाई है निश्चित ही, परंतु हर जगह मुझे नहीं लगता कि उनका अनुपालन कर पाना हर स्थिति में संभव हो पाएगा। मगर माना 50 लोगों को हम यहाँ से निकाल के लाते हैं, तो जैसा आप कहते हैं कि कोरोना में क्वारंटाइन सेंटर में हर व्यक्ति के लिए अलग कमरा होना चाहिए, पर्याप्त दूरी होनी चाहिए, तो उस तरह की स्थितियाँ निश्चित ही चैलेंजिंग हैं। और कई स्थितियों में क्योंकि बाहर से भी लोग आ रहे हैं, बचाव कर्मी भी आ रहे हैं, आप हर किसी को क्वारंटाइन इस परिस्थितियों में कर पाने की संभव शायद नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं कोरोना ने स्थितियां हमारे लिए और कठिन बनाई हैं और उसका हम देख रहे हैं कि किस तरह से। जी, तो और एक चीज़ और भी है, जैसे अब हम कहते हैं कि जो पर्वतीय क्षेत्र में पहले आपदाएं पहले भी आती थी पर नुकसान कम होता था, जो घर इस तरह के बने होते थे, डिज़ाइन इस तरह का होता था। अब नदियों के किनारे भी बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो गए हैं, तो क्या इस तरह के उपाय भी पहले से हम देखते हैं कि जिससे नुकसान कम हो? मान लीजिए बारिश तेज़ हुई तो सीधा जो घर का टूटना या ये हम इस तरह से चिन्हित करने का काम करना। जैसा आपने कहा, इस क्षेत्र में आपदाएं हमेशा से होती रही हैं। 1880 में बात करें तो नैनीताल में बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ था जिसमें 151 के करीब लोग मारे गए थे। 1893-94 में गौनाताल वाली त्रासदी हुई थी जिसमें कि पूरा का पूरा अलकनंदा वैली में काफ़ी बड़ा फ्लड आया था। उसी तरह 70 में फ्लड आया था। 1803 में यहाँ बड़ा भूकंप आया था जिसके प्रभाव दिल्ली, मथुरा, आगरा तक थे जी। तो जैसा आपने कहा कि आज हमें लग रहा है कि ज़्यादा आपदा घटित हो रही हैं, उसके दो पक्ष हैं। पहला ये कि हो सकता है आपदाएं उतनी ही हो रही हों, परंतु आज विभिन्न माध्यमों से, संचार माध्यम है, मीडिया है,
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया आपका। नहीं, जानकारियां ज़्यादा निकल के आ रही हैं, ये एक बात है, लेकिन जो हम ये भी कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन या बादल फटने की घटनाओं को हम डिफाइन नहीं कर पाते अभी कि ये बादल फटा या तेज बारिश हुई। अभी राज्य बनने तक जी हमारा जो न्यूज़पेपर उत्तराखंड में आते थे वो बरेली और मेरठ में छपते थे। उत्तराखंड के लिए कुल एक पन्ना होता था। आज हमारे लिए एक शहर का एक पन्ना है, तो हर चीज न्यूज हो रही है और ये अच्छी बात है। मतलब इससे कम से कम ये है कि हम जो पिथौरागढ़ का एक गांव, दूरस्थ गांव है, हम वहां तक अपनी यूनिट को, अपनी मदद को सही समय पर पहुंचा पा रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात। और उसके साथ जो आपने दूसरी चीज कही, हमारे पूर्वज शायद हमसे बेहतर जानते थे कि किस तरह से प्रकृति के साथ तालमेल बना के जी बिल्कुल। जैसे हम लैंडस्लाइड की बात करते हैं तो हमारे वहाँ खेती और पानी दोनों पहाड़ी ढाल के निचले या बीच के ढाल पे होता है। खेती के लिए लोग रोज 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पानी के लिए, खेती के लिए चलते थे, परंतु कभी भी वो नदी के किनारे नहीं बसे। बसने के लिए हमेशा ऊंचे स्थानों पे गए, जो कि लैंडस्लाइड से और बाढ़ से दोनों से ही सुरक्षित थे। आप यहाँ पे बसावत का प्रारूप देखेंगे तो बसावत ऊपरी स्थानों पे है। उसी तरह यहाँ पे 4-4 5-5 मंजिले घर बनाने की आप जो नहीं होना चाहिए, जिस पर मुझे लगता है आपदा आए और नुकसान हो, उससे पहले हमें वो उपाय करना चाहिए कि नुकसान कम किया जा सके। तो इसकी एक कोशिश की जानी चाहिए। तो आप हमारे स्टूडियो में आए और हमसे ये सारी जानकारियाँ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तराखंड में ये आपदा का मौसम है, लेकिन अगर हम सतर्क रहें, सावधान रहें, सूचनाएं सही समय पर साझा करें और जो भी लोग सेंसिटिव जगहों पर, संवेदनशील जगहों पर रह रहे हैं, नदियों से दूर रहें, सतर्क रहें, तो शायद आपदा का जो ये असर है, जो नुकसान है, उसको कुछ कम किया जा सकेगा। तो कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।